नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं CA हूँ। और अभी हम जो चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस, इसका यूनिट नंबर 5। मैंने चैप्टर नंबर 2 के यूनिट नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना। लेकिन प्लीज़ रिवीजन करते रहना। रिवीजन बिना कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, है ना। कैश बुक, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये सब्सिडरी बुक भी होती है और प्रिंसिपल बुक भी होती है। इसका मतलब ये सब्सिडरी बुक भी और लेजर भी है। प्रिंसिपल बुक मतलब यहाँ पे एक तरीके से लेजर को बोल रहे हैं अपन। कैश बुक आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में कि कैश बुक 3 टाइप की होती है। एक तो सिंपल कैश बुक होती है, एक डबल कॉलम कैश बुक होती है और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। तो डबल कॉलम कैश बुक को अपन 2 कॉलम कैश बुक बोल रहे हैं और ट्रिपल कॉलम को अपन 3 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर सिंपल कॉलम कैश बुक है, सिंपल कैश बुक है मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो उसमें केवल कैश का कॉलम बनता है। ठीक है। अगर 2 कॉलम कैश बुक है तो उसमें कैश और एक और कॉलम ऐड हो सकता है, या तो डिस्काउंट का हो जाता है या फिर बैंक का कॉलम ऐड हो सकता है, किसी का भी कॉलम ऐड हो सकता है। लेकिन अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम एक साथ ऐड होते हैं। ठीक है। तो वापस से सुन लो आप। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर केवल कैश का कॉलम होता है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर या तो कैश के साथ साथ बैंक भी आ सकता है या कैश के साथ डिस्काउंट भी आ सकता है। लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों एक साथ आ जाते हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ कैश बुक तो मैंने आपको बता ही दिया। सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एक और आपने कैश बुक के बारे में सुना होगा पक्का, पेटी कैश बुक। जो जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे स्टेशनरी का खर्चा, कार्टेज। कार्टेज जानते हो आप, जो प्रिंटर में डलता है, तो उसे अपन कार्टेज कहते हैं। जब प्रिंटर की इंक खत्म हो जाती है तो कार्टेज डलवाने जाते हैं। आप कभी गए होंगे या खुद ही डाल सकते हैं कई लोग। तो कार्टेज का खर्चा, अदर स्टेशनरी का खर्चा, चाय पानी के खर्चे। तो छोटे छोटे खर्चों के लिए एक पेटी कैश बुक मेंटेन होती है। क्योंकि अगर अपन वो चीज़ें नॉर्मल कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अपन एक अलग से कैश बुक बना लेते हैं जिसे बोलते हैं पेटी कैश बुक। और इसके लिए जो कैशियर होता है वो अलग से होता है नॉर्मली, जिसे अपन पेटी कैशियर भी बोलते हैं। तो मेन कैशियर अलग हो जाता है और पेटी कैशियर अलग हो जाता है। आपको पता होगा कि जो कैशियर होता है वही कैश बुक मेंटेन करता है। बैंकों में भी आप देख सकते हो कैशियर को। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में मैंने आपको क्या बताया, जैसे आप हमेशा ध्यान रखना, सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, केवल एक कैश का कॉलम होता है और किसी का कॉलम नहीं होता। आपको ये भी पता होगा कि कैश, जैसे अपन ये कैश अकाउंट बना रहे हैं या कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो कैश हमेशा ज़्यादा होगा रिसिप्ट साइड में। ये रिसिप्ट साइड होती है, ये वाली साइड, और ये पेमेंट साइड होती है। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ रिसिप्ट, इसको लिख सकता हूँ पेमेंट साइड। तो हमेशा रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा होगा और पेमेंट साइड का टोटल कम होगा। ऐसा क्यों बोलो? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कैश है ना आपके पास रखा हो 100 रुपये जेब में और आप खर्च कर दो 120। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आपके पास 100 रुपये का कैश है तो आप मैक्सिमम 100 का ही खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा कैश खर्च नहीं कर सकते। इसलिए कैश का बैलेंस हमेशा, कौन सा बैलेंस, अगर मैं पूछूँ आपसे कौन सा बैलेंस बचेगा, तो डेबिट तो ज़्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा। तो अगर डेबिट ज़्यादा है, रिसिप्ट ज़्यादा है, तो हमेशा कौन सा बैलेंस बचेगा? डेबिट। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। और वो डेबिट क्यों होता है समझ में आ गया कि रिसिप्ट हमेशा ज़्यादा होती है पेमेंट से। और वो क्यों होती है? क्योंकि कैश अपन कभी भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, कैश का पेमेंट नहीं कर सकते जितना कैश पड़ा हो उससे। ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब कैश का बैलेंस बच जाएगा तो उसे बोलेंगे बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस के लिए। ठीक है। और ये डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर? तो आप एक बार और एग्जांपल देख लो, मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपने ये कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, आपने लिखा टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। मान लो आपने किसी को माल बेचा उधार, उधार क्या, नगद, कैश में माल बेचा तो कैश टू सेल एंट्री कर दी। अब आपने कुछ गुड्स परचेज किए नगद में, तो बाय परचेज एंट्री कर दी। अब जो बैलेंस बचेगा उसे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस, है ना। अब सपोज करो ये जो टोटल मिला के बैलेंस है 1000 है और ये जो पेमेंट है ये है सपोज करो 800 का, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 200 का। तो ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट बैलेंस।
ये कैसे पता लगता है कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी तरफ बैलेंस बचता है। जैसे देखो अभी कैश अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है डेबिट में 1000, क्रेडिट में कितना आ रहा है 800, तो बचेगा कौन सा बैलेंस? डेबिट ही बचेगा 200, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब ये देखो आप एक क्वेश्चन भी देख सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि आप ये आराम से कर सकते हो खुद, है ना। ठीक है, तो कैश इन हैंड जैसे 1200 है तो टू बैलेंस बीडी अपन ने 1200 लिख दिया। कि रिसीव फ्रॉम कैश, रिसीव फ्रॉम राम, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू राम 300 रुपये से। पेड रेंट 30, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो आ जाएगा कैश टू सेल्स। पेड टू शाम, तो शाम टू कैश। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश। पेड सैलरी, सैलरी टू कैश। रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, ये कौन सा रेंट है बताओ जरा? ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं करा, तो आपको याद हो तो अपन ने डिस्कस किया था, ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ऐसे एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, मतलब वो होते हैं जो ड्यू तो हो गए लेकिन पे नहीं करे, तो ऐसे एक्सपेंस कैश बुक में रिकॉर्ड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर आपको एंट्री इसकी बनानी है तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? रेंट ड्यू बट नॉट पेड। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या एंट्री होगी, लेकिन फिर भी आप देख लो, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो कहीं पे कैश आया क्या? सर नहीं आया। अगर कैश नहीं आया तो कैश बुक में जाएगा क्या? नहीं जा सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है मैंने आपको बताया, ये देखो जैसे, एक सेकंड, ठीक है। अब आप देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कि जब डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो उसके अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं? आपको पता होगा, इधर डेट का कॉलम आ जाता है, इधर पर्टिकुलर्स का आ जाएगा, इधर अमाउंट के 2 कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, इधर कैश का कॉलम आ गया, इधर मान लो डिस्काउंट का कॉलम आ गया। ठीक है, अब आपने कैश रिसीव किया, सपोज करो राम से कैश रिसीव किया, और टोटल आपको कैश रिसीव करना चाहिए 1000, लेकिन आपने रिसीव किया 980 का। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अपन ने 20 का राम को डिस्काउंट दे दिया। जरा जल्दी से सोचो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, RAM, यही एंट्री होगी। अब इसको जरा लेजर पोस्टिंग करके बताना क्या एंट्री करेंगे अपन यहाँ पे। कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे और डिस्काउंट के डेबिट में टू राम। ठीक है, तो अगर अपन ने 980 रिसीव करे हैं, 20 का डिस्काउंट दिया है, तो ऐसे एंट्री हो जाएगी। ये कैश अकाउंट है ऊपर। ठीक है, तो डेट में जो भी डेट होगी वो लिख देंगे, पर्टिकुलर्स में टू राम आ जाएगा, और कैश के कॉलम में 980 आ जाएगा, और डिस्काउंट के कॉलम में 20 आ जाएगा। ठीक है, तो बस डबल कॉलम कैश बुक में आपको यही बात याद रखनी है कि कैश का तो कॉलम तो बनेगा ही, प्लस बैंक या डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई सा भी कॉलम आपसे बनवा सकता है, तो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब चलो जरा इस क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। आप पॉज कर लो वीडियो, ठीक है, रोक लो एक बार वीडियो, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जरा देखो क्या बोल रहा है। अब परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250 रुपये, तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय फर्नीचर। परचेज गुड्स 500 रुपये, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ऊपर लिखा था कि 2000 रुपये से इसने कैपिटल भी चालू करा, गणेश का बिजनेस है ये, तो अपन करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पेड कैश टू राम मोहन, तो एंट्री हो जाएगी राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ही अलाउड डिस्काउंट 10 रुपीज़, तो ये भी ध्यान रखना है अपन को, तो एंट्री हो जाएगी राम मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और टू कैश। बताओ डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि राम मोहन ने अगर अपन को डिस्काउंट अलाउड किया तो अपने लिए तो क्या है, ये इनकम है ना, और इनकम हमेशा नॉमिनल अकाउंट का रूल याद रखो क्या होती है? क्रेडिट। रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी एंड अलाउड डिस्काउंट। अब बताओ, कैश रिसीव किया कृष्णा एंड कंपनी से 600 रुपये का, और हमने उसको डिस्काउंट पे अलाउ किया, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी। ठीक है, तो टू कृष्णा एंड कंपनी, यहाँ पे डिस्काउंट की कॉलम में 20 और कैश रिसीव के अंदर कितना? 600 रुपये। क्लियर? ऐसे ही देखो, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए अपन ने पेमेंट किया, तो पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो पेटी एक्सपेंस में आ जाएगा टू कैश। फिर कैश परचेज किया,
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड फॉर लेबर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये सारे जो मॉड्यूल, अच्छा ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं आपके मॉड्यूल से, तो आप भी इनको आराम से मॉड्यूल में देख सकते हो। हमेशा ध्यान रखना सीए इंस्टीट्यूट को एक ही बात पसंद है, मैंने भी आपको एक बार बोली है कि मॉड्यूल जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल के पहले मॉड्यूल पढ़ लो। अगर मॉड्यूल पढ़ने से पूरा का पूरा आप पूरा मॉड्यूल पढ़ लो अच्छी तरीके से, आपको मन पूरा भर जाए मॉड्यूल से, तब आप जाके दूसरी बुक उठाने की सोचना, वरना आप कोई भी बुक मत उठाओ। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो, अगर आपको मॉड्यूल से थोड़ा समझने में दिक्कत आती है तो आप 11th 12th की बुक जो थी, देखो हमारे टाइम पे डीके गोयल चलती थी, अब आपके स्कूल में पता नहीं कौन सी चलती है, लेकिन डीके गोयल मेरे हिसाब से अच्छी बुक आती है, तो आप डीके गोयल यूज़ कर सकते हो 11th 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कई बार क्या होता है, बच्चों के जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, लेजर के क्लियर नहीं होते, ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो यार अभी भी बोल रहा हूँ कि एक बार है ना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना, वरना क्या है बाद में दिक्कत आती है। सीपीटी तो निकल जाता है, मतलब सीए फाउंडेशन तो निकल जाता है, लेकिन फिर आगे आईपीसी वगैरह में दिक्कत आती है ना। ठीक है, और फिर पूरी ज़िंदगी की दिक्कत है, तो इसलिए एक बार पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना 11th की बुक से, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, अदरवाइज तो ये बहुत है। ठीक है, और कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, मार्केट से रेफरेंस बुक वगैरह लेके आओ आप सीए फाउंडेशन की, तो ऐसी कोई नीड नहीं है। क्लियर। पेड अली एंड सन्स 400 रुपये पे करे, तो अली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश, उसने अपन को डिस्काउंट भी अलाउ किया, तो डिस्काउंट अपने लिए इनकम हो गई। ठीक है, तो ये डिस्काउंट की कॉलम में 8 रुपीज़ लिख देंगे अपन। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है, ऐसे कोई टॉपिक हार्ड है ही नहीं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं सर, बस कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों का कॉलम एक साथ बन जाएगा, तो उसे बोलेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जरा देखो जरा ये क्वेश्चन, चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश बुक में आ जाएगा टू कैपिटल। ही पेड इन टू करंट अकाउंट, अब जरा ये बताओ उसने करंट अकाउंट में पैसे जमा कराए। अब आपने कभी नाम सुना है कॉन्ट्रा एंट्री का? कॉन्ट्रा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जहाँ पे कैश और बैंक दोनों की दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो ऐसी एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अगर उसने पैसे बैंक में जमा कराए तो क्या एंट्री होगी, सोचो। ही पेड इनटू करंट अकाउंट, आपने सुना होगा ना, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बैंक में होते हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होगी, तो ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। जब कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब जरा बताओ 19,000 रुपये का बैंक में जमा कराया, ठीक है, तो बैंक के कॉलम में तो लिख देना टू कैश कितने रुपए, 19,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक 19,000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ही रिसीव चेक फ्रॉम कृति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, अब उसने चेक रिसीव किया, थोड़ा सा एक बार 4 और 7 तारीख को मिला के पढ़ो। ही पेज इन बैंक कृति एंड सन्स चेक, तो दोनों को एक बार आप मिला के पढ़ो। क्या कह रहा है, 4 जनवरी की एंट्री में तो बोल रहा है कि उसने चेक रिसीव किया कृति एंड कंपनी से, बस चेक रिसीव किया है, लेकिन उसने बैंक में जमा कराया अपने चेक किस तारीख को, 7 तारीख को। अब है ना, क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जब चेक रिसीव होता है तो अपन एंट्री ये नहीं कर सकते कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी डायरेक्ट, जब तक बैंक में जमा ना कराए वो, तो अपन क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, है ना। ये मान लेते हैं कि कैश रिसीव हुआ है, और जिस दिन वो बैंक में जमा कराएगा तब एंट्री कर देंगे कि अपन मान लेंगे कि अपने पास जो कैश आया था अपन ने उसको बैंक में जमा करा लिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। थोड़ा ध्यान से सुन लो वापस, आपने 11th में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, मेरे को पक्का पता है। तो अगर चेक रिसीव हो जाता है 4 जनवरी को, जैसे चेक रिसीव हो रहा है, तो आप पहले मानोगे कि आपने कैश रिसीव किया, क्योंकि हुआ क्या, देखो इसने ना कैश रिसीव, चेक रिसीव 4th को किया है, लेकिन बैंक में जमा कराया 7th को। तो नॉर्मली चेक रिसीव करने की एंट्री आप बचपन में करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, लेकिन आपकी उस टाइम पे अजम्पशन रहती थी कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा भी करा दिया, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है। अब की बार 4 तारीख को बैंक में चेक मिल तो रहा है, लेकिन जमा हो रहा है 7 को। तो जिस दिन चेक मिल रहा है उस दिन एंट्री होगी क्या, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी, ये मान लेंगे कैश रिसीव हो गया 600 का, और फिर जिस दिन अपन बैंक में जमा कराएंगे तो एंट्री हो जाएगी, आप ये मान लो कि बैंक में पैसा जमा करा दिया आपने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो 4th और 7th की इस तरीके से इसने एंट्री कर रखी है। तो पहले जैसे कैश रिसीव हुआ तो एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी, कैश के कॉलम में 600 रुपये लिख दिए। ठीक है, फिर बैंक में जमा कराया पैसा, तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक में बाय बैंक, ठीक है 600 कैश के कॉलम में,
और 2 कैश यहाँ पे बैंक के कॉलम में। क्लियर क्या? फिर ऐसे ही आगे देखते जाओ आप। ही पेड रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20। अब इसने क्या, रतन एंड कंपनी को पेमेंट किया। कितने का पेमेंट किया है? देखो पेमेंट किया है 330 का, और रतन एंड कंपनी ने अपन को डिस्काउंट दिया 20 का। अब जरा बताओ, जब रतन एंड कोई भी अपन को डिस्काउंट देता है तो अपनी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, तो क्रेडिट होगी वो इनकम। ठीक है, तो एंटर क्या होगी? रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। ठीक है, तो रतन एंड कंपनी मतलब कैश बुक में आ जाएगा यहाँ पे बाय रतन एंड कंपनी 330 से बैंक में, और डिस्काउंट से कितने का? 20 का। ऐसे ही त्रिपाठी एंड कंपनी पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट। त्रिपाठी एंड कंपनी ने बैंक में पैसे जमा कराए 475 के। ठीक है, मतलब कोई आपके खाते में पैसे जमा करा के गया। मतलब ऐसे भले मानुस बहुत कम मिलते हैं, जैसे आपका दोस्त आपके बैंक में आके आपके पैसे आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दे, तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हो गया। तो त्रिपाठी एंड कंपनी ने बैंक में पैसे जमा कराए अपने, तो अपन एंटर क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी। तो देखो टू त्रिपाठी एंड कंपनी, और बैंक के कॉलम में आ जाएगा कितना? 475। ऐसे ही इसने वारसी एंड कंपनी से चेक रिसीव किया है और उसको डिस्काउंट दिया है कितने का? 35 का। ठीक है, तो आप जब चेक रिसीव करते हो तो एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू वारसी एंड कंपनी। 450 का चेक रिसीव कर लिया, और डिस्काउंट कितने का दिया है इसने इसको? 35 का। तो डिस्काउंट लॉस हो गया अपने लिए एक तरीके से। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वारसी एंड कंपनी। ऐसे ही इसने कैश रिसीव किया 75 का, और चेक रिसीव किया 100 रुपये का, कैश सेल करी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पे टू सेल लिख देंगे, ये टू सेल लिख दिया। बैंक के कॉलम में कुछ अमाउंट आ जाएगा, और कुछ अमाउंट किस में आ जाएगा? कैश के कॉलम में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। देखो इसने कैश रिसीव किया 75 का, और चेक रिसीव किया 100 का। ठीक है, ही पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 15 एंड 20 जून। अब एक बार बताओ आप जरा, ये चेक इसको दो अलग अलग मिले थे, है ना? तो मैंने आपको बताया था जब चेक मिलते हैं, जब जमा कराते हैं तो अलग अलग एंट्री होती है। ठीक है, चेक मिलेंगे खाली तो फिर क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ठीक है, और जब उस चेक को जमा कराएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो जैसे अपन ने 4th और 7th में किया था, वैसे ही यहाँ पे 50 और 25 में हो रहा है। 50, 20 और 25 में हो रहा है, तो आराम से कर सकते हो। तो आगे देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम यही ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। अब अपन देखते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान समझना। इम्प्रेस्ड सिस्टम मतलब जब अपन कैश बुक पैटी कैशियर को कैश बुक बनाने के लिए देते हैं। आपको मैंने बताया था जो पैटी कैशियर होता है उसका काम क्या होता है? जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसको पैटी कैश बुक बनाने के लिए अलग से देते हैं। तो अपन एक सिस्टम मेंटेन करते हैं। अपन उसे बोलते हैं भाई तू ऐसा कर, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि तू 200 रुपये हर रोज ले लेकर मुझसे, या तू 200 रुपये अपने पास मेंटेन करेगा, 200, है ना? अगर मान ले तूने आज 80 रुपये खर्च कर दिए इसमें से, तो तेरे पास कितने हो गए शाम तक? 120। अब तू अगले दिन आके मेरे से कितने रुपए और ले लेना? 80 रुपये, ताकि तेरे पास कितने रुपये मेंटेन हो जाए वापस? 200। मतलब हम उसे बोलते हैं कि तू एक फिक्स अमाउंट मेंटेन कर, और एक फिक्स अमाउंट में जो भी कम पड़े वो हमसे लेते जा। जैसे मान लो आज आपके पापा आपको कह दें कि ना बेटा तुम डेली की डेली मुझसे मतलब तुम अपने जेब में 100 रुपये रखना हमेशा। ठीक है, अब जैसे मान लो आज आप कहीं पे जाते हो और आपके उसमें से 50 रुपये खर्च हो गए, तो शाम को पापा मिले तो पापा ने पूछा भाई कितने खर्च कर दिए, तो आपने बोला पापा 50 खर्च हो गए, तो पापा आपको कितने रुपये और दे देंगे? 50, ताकि आपके पास हर बार कितने का बैलेंस मेंटेन हो जेब में? 100 रुपये। जब भी कोई आपके पास पर्स में पैसे देखे तो 100 रुपये मिले। अगर मान लो आप अगले दिन 20 रुपये खर्च कर दोगे तो पापा आपको कितने रुपये और दे देंगे? 20, ताकि आपके पास वापस से कितना पैसे मेंटेन हो जाए? 100। तो इसी सिस्टम को कहते हैं अपन दोस्तों इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, थ्योरी में भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल भी दे सकता है। ये बाकी पैटी कैश बुक का एग्जाम्पल है, सिंपल है। 100 रुपये रिसीव हुआ पैटी कैश के लिए आपको। ठीक है, तो जब आपको कैश रिसीव होगा तो एंट्री क्या करोगे आप? कैश रिसीव हुआ तो टू कैश कर दो। ठीक है, जब भी अपन को पैसे मिल रहे हैं तो अपन एंट्री कर देंगे कितने अपन को कैश मिले। ठीक है, तो अपने पास 100 रुपये इकट्ठे हो गए एक तरीके से स्टार्टिंग के अंदर। क्लियर क्या? 100 रुपये का बैलेंस अपन को मेंटेन करना है। ये देखो ये रिसिप्ट में अपन ने 100 रुपये शो भी कर दिए।
फिर अपन ने बस फेयर पे करा 50 पैसे का, तो बस कन्वेंस नाम से अपन बस फेयर डाल देंगे यहाँ 50 पैसे। फिर अपन ने कार्टेज पे करा तो कार्टेज लिख देंगे अपन। फिर अपन ने पोस्टेड टेलीग्राम का पेमेंट किया, पोस्टेड टेलीग्राम लिख दो आप। फिर अपन ने वेजेस पे करा, वेजेस लिख दो आप। कैजुअल वर्कर्स मतलब क्या होते हैं, जो कभी कभार आते हैं ना, ठीक है। एक रेगुलर वर्कर होते हैं, दूसरे कैजुअल वर्कर होते हैं, ठीक है। पेमेंट फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी लिख दो आप। टोंगा चार्जेस हैं अगला पॉइंट, तो टोंगा चार्जेस में आप कन्वेंस लिख सकते हो। रिपेयर टू चेयर्स, रिपेयर टू चेयर्स में रिपेयर टू फर्नीचर लिख दो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो एग्जाम में आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है। फिर एक और ट्रांजेक्शन आता है, आप जानते होंगे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया होगा। बताओ डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सोचो। पहली बात तो दोनों में फ़र्क क्या होता है। डेबिट कार्ड तो आप ये कह सकते हो कि आपका एटीएम, आपके पास जो एटीएम है वो एक तरीके से डेबिट कार्ड है। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आप है ना बैंक से एक लिमिट ले लेते हो कि भाई मेरे को इतना लोन चाहिए एक तरीके से, है ना। तो बैंक आपको वो लोन दे रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इसमें एक लिमिट होती है, जैसे मान लो आपको 50,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड इशू हो गया, तो आपकी 50,000 की लिमिट है, मतलब कभी भी 50,000 की शॉपिंग कर सकते हो, इससे कोई भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड में जब पैसे होंगे तभी आप पेमेंट कर पाओगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो एक तरीके से उधार है, ठीक है। डेबिट कार्ड कोई उधार नहीं है ना। आज अगर आपके पास अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो ही आप उसको यूज़ कर पाओगे, तो उसे बोलते हैं डेबिट कार्ड। तो आपका एटीएम आपका बेस्ट एग्जांपल है डेबिट कार्ड का। आपको पता होगा जैसे ये इसमें दो तरह के डेबिट कार्ड होते हैं, एक तो मास्टर कार्ड और एक वीज़ा कार्ड, ठीक है। ये गेटवे होता है पेमेंट का। डेबिट कार्ड जो होते हैं जनरली 12 डिजिट के होते हैं, ठीक है। इस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, आप देखना आपके पापा का होगा डेबिट कार्ड या आपका भी हो सकता है। पीछे देखना 3 डिजिट का सीवीवी नंबर भी होता है डेबिट कार्ड पे। बाकी ये क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में भी कुछ इस तरीके से नंबर होते हैं। आपने ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल में टॉपिक दे रखा है आपके। दूसरी बात, आजकल क्या है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से सेल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। आप कभी मान लो कपड़े लेने जाओ, ठीक है। सपोज करो आप किसी दुकान पे कपड़े लेने गए और वहाँ पे है ना आपके पास कैश नहीं था, तो आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। पापा का डेबिट कार्ड आप लेके गए थे या एटीएम कार्ड लेके गए थे, तो उससे आपने पेमेंट कर दिया, पिन विन डाला आपने अपना, ठीक है। तो दुकानदार ने जो सेल करी है, शॉपकीपर ने जो सेल करी है, वो किसके थ्रू करी है, डेबिट कार्ड के थ्रू। पता है आपको, जो शॉपकीपर है बैंक को कुछ चार्ज देगा, है ना, जो कमीशन के रूप में बैंक को कुछ ना कुछ उसे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो शॉपकीपर सेल की भी एंट्री डालेगा, तो शॉपकीपर सेल की एंट्री क्या डालेगा, बैंक टू सेल। और शॉपकीपर जो बैंक को चार्जेस देगा उसकी एंट्री क्या डालेगा, कमीशन टू बैंक, ठीक है। इसको अपन है ना एमडीआर भी कहते हैं, इस चार्जेस को, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। तो आपके मॉड्यूल में अलग से नहीं लिख रखा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, द चार्जेस विच आर चार्ज बाय बैंक ऑन द डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो बस इतना ही अपना वीडियो, थैंक यू।